हाँ तो है ना, नमस्कार। और क्या हाल चाल है आप लोगों के? चलो, आप लोग अच्छे ही हुए हैं, है ना सभी। तो हम लोग आगे वापस पढ़ना आरंभ करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे लोधी वंश के बारे में, ठीक है। तो लोधी वंश के बारे में हम लोगों ने खूब सारी बातें करी थी। सब लोधी वंश का जो संस्थापक था, ठीक है, वो था बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी जो है वो अपने अमीरों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था, इसलिए अपने अमीरों को मसनद आली कह कर, है ना, पुकारता था। कभी भी सिंहासन का प्रयोग करता नहीं था। कुल मिला के बात यह है कि अपने अमीरों को ऐसा एहसास दिलाता था कि तुम और हम सब इक्वल है। एक्चुअली अफगान सब अपने आप को इक्वल मानते भी थे, ठीक है। इसलिए केवल जो है वो सुल्तान उसको समानों में प्रथम कहते थे। भाई सब समान है, लेकिन समानों में प्रथम है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ठीक है। भाई सब लोग है ना, वो जो है ना अपने पूरा बराबरी का ध्यान रखते हैं। ये अपने अमीरों का सम्मान भी करता था, फुल रेस्पेक्ट भी करता था, ठीक है। तो अपन लोगों ने पढ़ा कि लोधी वंश के लोधी मूलतः अफगान थे। इनका संबंध अफगानों के शाहूकेल शाखा से था। इनके पूर्वज जो है वो घोड़ों के व्यापारी थे। तो समाज जो है वो समता मूलक समाज था। सुल्तान समानों में प्रथम मानते थे। सुल्तानों को क्या बोलते थे ये लोग? समानों में प्रथम। बहलोल लोधी कभी सिंहासन का प्रयोग करता नहीं था। ये सिंपल बिल्कुल वैसे सिंहा मतलब है ना, वो जो कालीन होता था या गद्दी होती थी उसके ऊपर बैठता था, नीचे जमीन के ऊपर, ठीक है। तो ये अपने जो है अमीर उनको मसनद आली जो है सब कह के है ना पुकारता था, उनका स्वागत करता था। इसका अचीवमेंट था कि इसने जौनपुर को जीत लिया था। एक और बात है कि इसने कुछ सिक्के चलाए जो इसके नाम से बहलोली सिक्कों के नाम से प्रसिद्ध हुए, और वो जो है वो मुगल काल तक वैलिड थे। ये जो नीचे कोटेशन लिखा हुआ है, ये इसका संबंध इससे नहीं है, ये यहाँ पे गलत है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सिकंदर लोदी की। सिकंदर लोदी के बारे में अपन बात करें तो सिकंदर लोदी एक्चुअली अपने पिता का बहुत ज्यादा सम्मान करता था, लेकिन एक बात पर अपने पिता से अक्सर नाराज रहता था। वो अक्सर अपने पिताजी से हमेशा कहता था कि पापा, आप सुल्तान हो, और आप सुल्तान होकर ऐसे क्या कालीन के ऊपर बैठते हो, जबकि आपको तो है वो ठरके से बैठना चाहिए सिंहासन के ऊपर। मतलब अमीरों और सुल्तान के बीच में एक फर्क तो होना चाहिए, एक गैप तो होना चाहिए। तब वो इसको हमेशा बहलोल लोदी इसको समझाता था कि देख बेटा, मुझे इन लोगों को इसी तरीके से हैंडल करना आता है, इसलिए मुझे इसी तरीके से इन लोगों को हैंडल करने दे। और तू ऐसे चाहता है कि भाई सुल्तान गद्दी पे बैठे, तो देख, मैं तो आज नहीं तो कल मर जाऊंगा। उसके बाद में तू जो है वो आराम से है ना, तेरे तरीके से तू सब जैसे इनको हैंडल करना चाहे वैसे करना, और मुझे यही वाला तरीका अच्छा लगता है। उसके बाद में इसके पिता ने इसको कहा कि आदमी को कभी भी अपना नेचर और सिग्नेचर बदलने का प्रयास नहीं नहीं करना चाहिए। जो आदमी जैसा होता है मूल रूप से वैसा ही अच्छा होता है, और वो जैसा है उस हिसाब से कुछ न कुछ अचीव कर सकता है। वरना वो किसी व्यक्ति को कॉपी करके, ठीक है, मतलब है ना, और सब लाइफ में कुछ अचीवमेंट करने का प्रयास करना, तो ये अपने आप में असफलता की एक बहुत बहुत बड़ी निशानी है। तो वो सिकंदर कहता ठीक है पापा। पर वो सिकंदर कहता था कि देखो पापा, मैं तो जब पावर में आऊंगा ना, तब मैं तो है ना सिंहासन का प्रयोग, वो मतलब वो सब सिंहासन का प्रयोग करूंगा और उसी स्टाइल से रहूंगा। तब बहलूल कहता है बिल्कुल हो सकता है कि तू मतलब उस बात को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब इसी तरीके से अच्छा लगता है। तो जब सिकंदर का जब राज्याभिषेक होता है, मतलब जब इसकी मृत्यु होती है बहलोल की, तब सिकंदर अपने कुछ खास खास लोगों को बुलाता है, कहता है इधर आओ। तो वो आते हैं लोग, और उसके बाद सिकंदर कहता है जैसे मेरे जब राज्याभिषेक की बात हो, उस समय तुम लोग फटाफट ये कहना सिंहासन लेके आना, क्योंकि मैं ना सिंहासन पे बैठूंगा और उसके ऊपर बैठ के जो अपना राज्याभिषेक करवाऊंगा। क्योंकि पूरा खेल किसका है? सिंहासन का ही खेल है, गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी सीरीज। तो वो यूं कहता है, लेकिन वो सिंहासन तो मंगवाता है जो मंगवाता है, साथ ही साथ अपने कुछ खास लोगों से कहता है कि तुम लोग लोगों के ऊपर फोकस रखना, लोगों के ऊपर एक नजर रखना। मैं जब सिंहासन पर बैठता हूं, तब किन किन लोगों को अच्छा लगता है और किन किन लोगों को बुरा लगता है। जिनको अच्छा लगता है अपन समझ जाएंगे कि वो लोग सारे अपने लोग हैं, और जिनको बुरा लगता है तो अपन लोग समझ जाएंगे कि वो सारे के सारे जो है वो पराये लोग हैं। इसलिए उनका एक अलग ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो वो मतलब सब उसके लोग कहते हैं हाँ सर बिल्कुल ध्यान ध्यान रखेंगे इस बात पर। तो उसके बाद में जैसे ही साहब ये जो सिकंदर है ना, सब सिकंदर का राज्याभिषेक हो रहा था, तो इसने ठीक है सिंहासन मंगवाया, सिंहासन पे बैठा। तो एक्चुअली सिकंदर को लगा था कि अमीर ऐसे दो ही भागों में होंगे, जबकि अमीर एक्चुअली तीन चार चार भागों में डिवाइड हो गए। कि जब जैसे सिंहासन लाया यार, ये जाके जैसे सिंहासन पे बैठा, तो बहुत सारे अमीर खुश हो गए। उन्होंने कहा हाँ यार, ये तो इतना तो बनता है कि सिकंदर जो है वो हमारा सुल्तान है, ठीक है। तो सुल्तान के ऊपर सिंहासन तो सब है ना, सुल्तान के पास सिंहासन तो होना ही चाहिए। तो फिर उनको लग गया कि अच्छा अच्छा यही अपने फेवर के। कुछ लोग थे जो न्यूट्रल थे, उनको कोई फर्क पड़ नहीं रहा था एक्चुअली।
कि भाई तुम यार पता नहीं, वो बोले है मतलब साहब उन लोगों के लिए वैसे था कि तू बोले सिंहासन पे बैठ या है ना सिंपल जमीन पे कालीन पे बैठ या खड्डा खोद के बोले जमीन के अंदर बैठ, हम लोगों को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो वो लोग न्यूट्रल थे। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ले मतलब है ना कल का छोरा और हमारे सामने सिंहासन पर बैठ रहा है, जबकि इसके बाप की हिम्मत नहीं थी कि सब हमारे सामने वो मतलब है ना इसका बाप भी कभी सिंहासन पे बैठे। तो सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी के खास खास लोगों ने उन लोगों की एक लिस्ट बनाई कि सब कौन कौन से लोग हैं जो फेवर में हैं, कौन से लोग न्यूट्रल है, और विशेषकर उनका ध्यान रखा कौन कौन से लोग हैं जो इस बात पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी बुरे तरीके से। तो उसके बाद में सिकंदर उन सब का ट्रीटमेंट करेगा धीरे धीरे समय के साथ में। एक तो ये ध्यान रखते हैं वो मतलब वो सब पड़ेगा कि है ना सिकंदर लोदी के बारे में इतिहासकार लिखते हैं इसने वापस सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाया था, वरना बहलोल लोदी के समय सुल्तान के पद की गरिमा नहीं थी, क्योंकि सुल्तान खुद ही जो आए गए लोगों को पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है, उनको वेलकम कर रहा है। हालांकि वेलकम करना कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन उनको यूं छोड़ने जा रहा है बाहर, और जब भी अमीर घोड़े पे बैठे तो खुद वो सब उसको है ना घोड़े की सब है ना वो सब लगाम पकड़ रहा है, और वो बहुत ज्यादा ही ऐसा कर रहा था। जबकि इसने सिकंदर ने वापस सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाया, सिंहासन पर बैठना आरंभ किया। वो तो है ना वो सब इसके बारे में एक वो जो किस्सा है, एक दिन ये और इसके अमीर सारे सारे जो है वो सब है ना पोलो खेल रहे थे। तो पोलो खेलते समय दो अमीर आपस में लड़ने झगड़ने लग गए, उनके बीच में कोई न कोई डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट हो गए तो सब है ना जब डिस्प्यूट हुआ तो सिकंदर पहुंच गया उनके पास में। सिकंदर ने कहा क्या हुआ, तो वो उसमें से एक कोई अमीर बोला कि ये हमारे आपस की बात है, तेरे को ज्यादा पंचायती करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपस में निपट लेंगे। सिकंदर ने कहा यार फिर भी मैं मतलब तुम लोगों को सुल्तान हूं इसलिए मुझे बताओ तो सही। तो वो दूसरा अमीर भी बोला करे आपको कहा ना हमारे आपस का मैटर है, एक्चुअली हमारे बीच में कुछ न कुछ थोड़े है ना डिस्प्यूट है इसलिए हम लोग झगड़ रहे हैं। तब सुल्तान ने कहा ऐसे नहीं होता है, तुम्हारे आपस की कोई बात नहीं होती, मैं सुल्तान हूं और चूंकि तुम लोगों ने अपराध किया है कि तुम लोग सुल्तान के सामने झगड़ रहे हो इसलिए इस बात पर तुम लोगों को है ना सजा मिलेगी। तो वो दोनों सब अमीर एकदम से सुल्तान की तरफ मुड़े गए, हमें और है ना सजा। तो उसने कहा बिल्कुल, और इस बात पर उसने ताली बजाई और ताली बजाकर अपने सैनिकों को बुलाया और कहा दोनों को पकड़ लो और दोनों को ले जाओ सड़क पे, और सड़क पे पब्लिक के सामने इन दोनों को कोड़े मारो और पब्लिक को बताना कि चूंकि ये सुल्तान के सामने झगड़ रहे थे इसलिए मैंने इनको पिटवाया। तो वो कहते हैं ना जब आप ऐसे एक दो लोगों को मारते हो ना तो 20 लोगों की आंखें खुल जाती है। तो हाथों हाथ 20 लोगों की आंखें खुल गई, सबको समझ में आ गया कि अब ये जो शासन है वो बहलोल का नहीं है, अब ये शासन जो है वो सिकंदर का है। तो सिकंदर ने इवन अपने सब है ना अमीरों से कहा, अमीरों से सूबेदारों से सबसे, कि मैं जो तुम लोगों को ऑर्डर देता हूं वो तो बहुत है ना अलग बात है, मैं यदि है ना मेरी तरफ से कोई ऑर्डर जारी करता हूं ना तो तुम लोग उसका भी सम्मान करोगे। मतलब मैं यहाँ पे अभी मतलब जहां जहां कहीं पे भी हूं, लेकिन मेरा यदि शाही ऑर्डर तुम्हारे पास में जब सब आने वाला होता है, पहुंचने वाला होता है, तो तुम लोग खुद है ना खुद उसको रिसीव करोगे, वो भी 7 किलोमीटर बाद है ना पहले। कि भाई जौनपुर के अंदर कोई न कोई व्यक्ति जैसे वहां का जो है वो इक्तदार है, तो फिर इसने कहा मैं जब भी मेरा फरमान आएगा तब जौनपुर का जो भी इक्तदार है, जो भी वहां का गवर्नर है, वो 7 किलोमीटर चल के आएगा और मेरे ऑर्डर को रिसीव करेगा। इतना ज्यादा सम्मान होना चाहिए यहाँ पे मेरा। तो वो अमीर उनका ठीक है सब करेंगे। तो हालांकि इसने इस बात को पूरे तरीके से मेंटेन किया। फिर इसके बारे में अपन यही कहते हैं, इतिहास के अंदर लिखते हैं कि सल्तनत काल का सबसे हैंडसम आदमी यही था। सल्तनत काल में सब जितने भी शासक हुए हैं उसमें से कहते हैं ना दिखने में सबसे बुरा बलबन था और सबसे अच्छा दिखने में जो है वो है ना सब है ना सिकंदर था। इसको संगीत का बहुत ज्यादा शौक था, इतना ज्यादा शौक था जिसकी कोई हद ही नहीं थी, इसलिए इसने संगीत को है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित भी किया था। अब आप कहोगे ये है ना कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक तरफ तो मैंने कहा कि भाई इसको संगीत का बहुत बहुत ज्यादा शौक था और एक तरफ इसने इनडायरेक्टली संगीत को बैन भी किया था। हालांकि इसने ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर कभी जारी किया नहीं कि भाई संगीत बजेगा ही नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये हमेशा कहता था प्लीज यार म्यूजिक नहीं, नो नो मतलब है ना वो जो म्यूजिक, तो वो इसको तो वो इसके पीछे कारण था। इसको संगीत का इतना शौक था कि जैसे संगीत सुनता था ना तो ये भूल जाता था सब कुछ ही, और संगीत सुनते इसके पैर यूं थिरकने लगते थे। जैसे कई लोग नहीं होते म्यूजिक सुनते उनके पैर ऑटोमेटिकली सब थिरकने लग जाते हैं। पर वो एक स्पाइडरमैन मूवी का डायलॉग है, ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। कि आप लोगों का जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब आप भले किसी भी शादी में जाओ, कुछ भी नाचो कूदो कुछ भी कर लो, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन कल को आप जैसे एसडीएम बन जाते हो और एसडीएम बनने के बाद में फिर आप किसी शादी वगैरह में जाओ और वहां पे म्यूजिक बज रहा हो और आपकी इच्छा तो खूब होगी मैं भी जाके एक बार नाचूं,
लेकिन फिर आपको भी लगता है कि नहीं यार, मैं इस इलाके का एसडीएम हूँ, यहाँ जाके तो मैं मतलब कैसे ही नाचूं। तो एक वो एक है ना प्रोटोकॉल टाइप से हो जाता है कि नहीं नहीं, अपन ऐसे नाचते वो अच्छे लगते नहीं है। क्यों? और यदि आप नाचना स्टार्ट भी कर दो तो आसपास जितने भी लोग खड़े होते हैं सबके मोबाइल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो लो देखो सर या मैम देखो डांस कर रहे हैं। और सब उसके बाद में उसको फटाफट है ना वायरल भी करते हैं कि ये देखो मेरे है ना भैया दीदी की किसी की शादी थी, उसके दिन यहाँ के जो एसडीएम सर है या एसडीएम मैम है वो खुद आए थे, उन्होंने खुद ने इतना एंजॉय किया, और देखो वो खुद यहाँ पे नाचे। और सब पता लगा 1 घंटे के अंदर तो आपका वीडियो सब छाना छाना वो क्या चारों तरफ भी फैल गया कि आप नाच ही रहे हो। तो एक वो थोड़ा हो ही जाता है। तो वो कहते हैं सिकंदर के पास में भी जब कोई भी आदमी आता है, सिकंदर को कहता कि सर मेरे बेटे या बेटी की शादी है, आपको आना है, तब सिकंदर कहता चलो मैं आ तो जाऊंगा, पर प्लीज जब मैं आऊं तब उस देर थोड़ी देर के लिए संगीत को है ना बंद रखना। तब वो आदमी कहता सर क्यों? अरे यही तो दुख है रे, यही तो मजबूरी है। संगीत सुनते ही फिर अपने से कंट्रोल रहता ही नहीं है। फिर तो अपन संगीत सुनते ही तो हाथ सीधे ऊपर चले जाते हैं और पैरों के अंदर एक अलग प्रकार का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक नहीं लगता, फिर लोग कहते हैं कि लो देखो यार सुल्तान है ऐसे नाच रहा है यहाँ पे। तो हालांकि उसको कई लोग कहते हैं सर इसमें क्या है, आपको अच्छा लगता है उसने बात तो सही है, पर ठीक नहीं लगता है फिर भी। तो कहते हैं संगीत का इसको बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए इसने संगीत के ऊपर तो बाद में एक पुस्तक भी लिखवाई थी जिसके बारे में अपन लिखेंगे बाद में, ठीक है। शहनाई इसका प्रिय वाद्य यंत्र था। शहनाई सुनते तो मतलब ये खुद शहनाई बन जाता था। तो वो तो इसके बारे में कहते हैं कि भाई शहनाई सुनने के बाद में तो ये फटाफट अपने नहीं होते जैसे कुछ लोग होते हैं शादियों के अंदर वो जो है ना नागिन डांस करते हैं आप तो आती, और नागिन डांस लोगों का फेवरेट होता भी है। तो कहते इसका भी नागिन डांस फेवरेट था। शहनाई सुनते तो ये खुद ही है ना शहनाई बजाता था और साथ ही साथ जो है वो नागिन डांस करता था। तो इसके लिए इसने एक व्यवस्था कर रखी थी, अपना खुद का एक जो है ना अपना खुद का एक फार्म हाउस था, ठीक है। वहां पे जाता, कुछ लिमिटेड इसके दोस्त थे, उनके सामने फिर ये संगीत सुनते थे और फिर ये शहनाई पे जो है वो सब नागिन डांस करता था। बहुत ही धूम धड़ाके से करता था, अच्छे से करता था। ये इसकी कुछ है ना विशेषताएं। इसके अलावा इसके बारे में अपन बात करें तो ये एकमात्र ऐसा सुल्तान हुआ है जिसने खुम्स के अंदर जो लूट का होता था उसके अंदर इसने हिस्सा नहीं लिया। इसने क्या खुम्स के अंदर लूट नहीं, सब हिस्सा नहीं, ठीक है, खुम्स के माल के अंदर। इसके अलावा इसने जो मतलब इसने है ना चुंगी कर जो है सब उसको भी समाप्त कर दिया था। पहले एक्चुअली जो भी एक शहर या कस्बा होता था उसके अंदर जब से भी बाहर से कोई खाने पीने की चीजें आती थी, विशेष करके अनाज फल फ्रूट, ठीक है, सब्जियां, ठीक है, तो और आपके और भी दूध दूध वगैरह उन सब के ऊपर एक टैक्स लगता था जिसको बोलते थे चुंगी। आप में से कई लोगों ने देखा होगा अभी भी कई भी मतलब देखो आजकल तो चुंगी जो है सब नाके सारे बंद हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी लैंडमार्क है भाई चुंगी सब है ना चुंगी नाके के पास में, तो वो एक टैक्स लगता था चुंगी। तो सब इसने कभी चुंगी टामक वो जो टैक्स है ना लिया भी नहीं, इसने चुंगी लेने से मना कर दिया था। इसके अलावा इसके समय इसका अभियान ग्वालियर की तरफ चला था, इसलिए इसने ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों पर थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए एक नया नगर बसाया, ठीक है, जिसका नाम है आगरा, ठीक है। और आगरा को इसने अपनी राजधानी भी बनाया था। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो आगरा एक वो जो एक्चुअली है ना एक वो जो पहले से शहर था पुराना था, पर इसने फिर भी उसको बसाया था, तो इसलिए कहते हैं कि आगरा का संस्थापक मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर ये था। और उसने इसको बाद में जो है वो अपनी राजधानी भी बनाया था। वो केवल इसके पीछे एक ही कारण था कि ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहता था। इसके अलावा उसने अपने जमाने के अंदर एक मेजरमेंट यूनिट को लॉन्च किया था, उसका नाम था सिकंदरी गज। आप लोगों को पता है कि अभी भी अपन लोग जो भी प्लॉट वगैरह नापते हैं तो उसको गज में नापते हैं। लोग कहते हैं कि 200 या 400 गज का प्लॉट है। तो ये हर जगह अलग अलग है, जैसे जयपुर के अंदर गज ज्यादा प्रचलित है ना, वो जो अपने है ना पश्चिमी राजस्थान है वहां पे स्क्वायर फीट ज्यादा प्रचलित है। लोग यूं कहते हैं कि 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, ठीक है। साउथ के अंदर भी जो यार्ड ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये एक जो मेजरमेंट यूनिट होती है, नापने की इकाई होती है, तो इसने जिस इकाई को लॉन्च किया था उसका नाम था सिकंदरी गज। हालांकि इसका प्रश्न आने का कोई चांस नहीं है कि कोई आपसे ऐसे पूछेगा नहीं कि सिकंदरी गज किसने लॉन्च किया था। और फिर आपको सब है ना ऑप्शन में देगा ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी अकबर और डी मतलब बाबर। तो सब हर कोई कहेगा अच्छा सिकंदरी गज है तो इसका मतलब सिकंदर लोदी सही है। लेकिन ये सिकंदरी गज बाद में कहीं ना कहीं अपने काम आएगा। जब अपन शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे तब इसका एक बार अपन और वापस जो है वो इसकी बात करेंगे। फिर मैंने आपको कहा ही है कि इसका इंटरेस्ट एक तो म्यूजिक में बहुत बहुत ज्यादा था, इसलिए इसने म्यूजिक के ऊपर एक बुक कंपाइल करवाई थी। इसने कुछ लोगों को एक्सपर्ट्स थे उनको सबको बुलाया
और कहा कि देखो भाई म्यूजिक के ऊपर एक बुक जो है वो तुम लोग कंपाइल करो, तो मतलब है ना वो जो मतलब है ना उसको मतलब पूरा पूरा इकट्ठा करो। एक ये मैंने आपको जैसा पहले ही कहा कि साहब ये सल्तनत काल का सबसे हैंडसम है ना शासक था, दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा था। लोग यूं कोई भी व्यक्ति इससे मिलता तो मिलते ही इसको कहता है सर आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, नाइस लुकिंग, गुड लुकिंग, मतलब साहब है ना नाइस लुकिंग, गुड लुकिंग, मतलब हैंडसम, ब्रावो एटसेट्रा, वो भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता था, मतलब करते थे। तो जब आप किसी व्यक्ति को ऐसा कहते हो ना तो आगे वाले व्यक्ति के ऊपर एक प्रकार का दबाव आ जाता है ऑटोमेटिकली। उसको लगता है कि मैं यार हमेशा अच्छा लगता हूँ, इसका मतलब आज भी मेरे को अच्छा लगना ही लगना है। तो फिर उसके बाद में उसके ऊपर एक वो जो है ना प्रेशर ही होता है कि अपन हमेशा ही है ना सज धज कर पूरा अच्छे से तैयार तैयार वैयार रहो। वरना एक कोई होता है ना जिसको यूं भूत टाइप से रहता है, कोई उसके बारे में कमेंट करता भी नहीं है, तो फिर उसको लगता है चलो यार क्या है अपन कहीं चले जाओ, कैसे चले जाओ, जैसा मुंडो धोयो और नी है ना नी भी धोयो, एक ही बात है। तो इसको लोग हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, जैसे आप बहुत ज्यादा मतलब है ना अच्छे दिख रहे हो आज, तो फिर इसके ऊपर एक प्रेशर था। तो उसके बाद जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती गई तो इसका इंटरेस्ट है वो है ना आयुर्वेद में बढ़ता गया। ये रात दिन बैठ के ना वो आयुर्वेद के नुस्खे पढ़ता रहता था कि भाई है ना बालों को सुंदर चमकीला लहराता हुआ कैसे बनाएं, सफेद बालों से निजात कैसे पाएं, बाल उड़ रहे हैं उससे निजात कैसे पाएं, है ना चमकती दमकती त्वचा कैसे प्राप्त करें एटसेट्रा। ये हमेशा रात दिन बैठ के आयुर्वेद के नुस्खे पढ़ता था, अपने नहीं पढ़ते जैसे गाँवों के अंदर दादी के नुस्खे नानी के नुस्खे, तो वो ये भी करता था। इसलिए इसने मतलब ना कालांतर के अंदर तो आयुर्वेद के ऊपर मतलब आयुर्वेद के जितने सब है ना वो जो नुस्खे थे उसके ऊपर भी एक बुक का संकलन करवाया, एक जो बुक है वो है ना कंपाइल करवाई थी इसने। तो ये भी इसका जो है सब है ना ये भी इसका योगदान है। तो ये ऐसे कुछ है सिकंदर लोदी के बारे में तो अपन बात करेंगे। और सिकंदर लोदी ने अच्छे से शासन किया, अपना पूरा पूरा चलाया भी था, तो अपन जो है वो इसके बारे में बात करते हैं। सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1570 तक जो है वो इसका शासनकाल रहा था सिकंदर लोदी। पोर्ट्रेट है वो तो कुछ ज्यादा अच्छा लगाया नहीं है, अजीब सही है। तो अपन सिकंदर लोदी की बात करें तो इसने सिंहासन का प्रयोग आरंभ किया। ही बिगन टू यूज द थ्रोन, गेम ऑफ थ्रोन, ठीक है। तो इसने सिंहासन का प्रयोग आरंभ किया। इसने सुल्तान के पद को गरिमामय बनाया, ठीक है। ही मेड द पोस्ट ऑफ सुल्तान डिग्निफाइड या ग्लोरियस। फिर अपन लिखेंगे इसके अमीर शाही फरमान का भी सम्मान करते थे। एक्चुअली जो रॉयल ऑर्डर होते थे उनका भी सम्मान करते थे। रिटर्न में यदि कोई लेटर गया है ना तो वो अमीर जाते 7 किलोमीटर तक, नियम था 7 किलोमीटर तक आओगे। और उसके बाद में वो जो रॉयल फरमान होता था उसको बिल्कुल ऐसे देख के ऐसे यूं पूरा उसकी रेस्पेक्ट करते थे और कहते थे बिल्कुल साहब पूरा सम्मान है इसका। क्यों? क्योंकि इसने अमीरों को दंडित भी किया था। थी His amirs also respected the royal order, सब रॉयल डिक्री या रॉयल ऑर्डर्स। इसके अमीर शाही फरमान का भी सम्मान करते थे। यह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, ये मैंने आपको बताया नहीं था तो ये आप ध्यान रखना। गुलरुखी, he used to write poems with the nickname गुलरुखी। ये एक्चुअली कविताएं भी लिखता था और कविताओं के अंदर इसका पेन नेम जो था वो था गुलरुखी। आपको पता है ज्यादातर अधिकतर जितने भी लेखक होते हैं उनका एक पेन नेम होता है, तो वो उसके नाम से लिखते हैं। जैसे कि बच्चन, तब अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आप लोग सब जानते हो। तो बच्चन कोई सब जाति नहीं है, बच्चन एक पेन नेम है। तो अमिताभ बच्चन के पिताजी जो है हरिवंश राय बच्चन साहब जो है वो है ना बच्चन पेन नेम से लिखते थे। तो ये इकलौता बच्चन परिवार है। तो बाद में इनको एक्चुअली ये पेन नेम मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगा कि सब इन्होंने इसको अडॉप्ट ही कर लिया। वरना इनका मूल नाम जो है वो अमिताभ बच्चन जी के जो है साहब है ना वो जो है ना पिताजी उनका नाम है हरिवंश राय, और उसके बाद उनका बच्चन पीछे पेन नेम लगता था। बाद में उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम के आगे भी बच्चन लगाना सब है ना स्टार्ट कर दिया। तो अमिताभ का मूल नाम अमिताभ रॉय है, पर इनको फिर रॉय इतना अच्छा लगा नहीं इसलिए रॉय हटा दिया और अमिताभ बच्चन वो सब लिखना स्टार्ट कर दिया। पर इन्होंने रॉय नाम से सब ऐसे जो है ना छुटकारा पाया, लेकिन वो तो भगवान ने ऊपर बैठे कहा नहीं बेटा तुम्हारे नाम में जो रॉय तो रहेगा। तो फिर उनके घर पे भेज दिया ऐश्वर्या राय को। तो घर में कोई न कोई राय तो वो है ना वापस हो ही गया। तो वो तो मैंने एक दिन क्लास के अंदर कहा ये बच्चन परिवार इकलौता परिवार है, मतलब अमिताभ बच्चन, इनके भाई अजिताभ बच्चन और भी अब इनके तो सब परिवार वाले सब है ना लगाते ही है, बाकी और कोई नहीं है। तब एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया ऑफलाइन क्लास के अंदर कि नहीं सर ऐसा नहीं है, एक्चुअली बच्चन होते हैं।
मैंने कहा शायद मेरे हिसाब से तो नहीं होते, पर फिर भी है ना, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, तो मैं ऐसा कोई बिल्कुल दावे के साथ कहूंगा नहीं, पर मेरे हिसाब से केवल ये इकलौता ही परिवार है। उसने कहा नहीं सर, मैं मतलब है ना पहले दिल्ली की केवी स्कूल में पढ़ता था और वहां पे मेरा एक दोस्त था और वो मेरा अच्छा दोस्त रहा है लंबे समय तक, और वो एक्चुअली बच्चन है। तो फिर मैंने हो सकता है यार, अब मैं क्यों अपन, जब अपन आप श्योर श्योर नहीं हो तो अपन क्यों ही बात को आगे बढ़ाएं, तो मैंने हो मतलब हो भी सकता है। नेक्स्ट डे वो स्टूडेंट वापस आया और वापस आके मुझे उसने कहा ऑफिस के अंदर मिलकर पर्सनली, सर सॉरी मैं एक्चुअली कल गलत था। मैं क्यों, क्या हुआ? क्या आपने सर वो क्लास में बताया था कि बच्चन परिवार इकलौता परिवार है, जबकि मैंने कहा कि मेरा दोस्त है वो भी बच्चन है। तो मैं हो सकता है इसमें क्या, इसमें सॉरी किस बात की? कि नहीं एक्चुअली सर, मैंने यहाँ से क्लास खत्म होने के बाद में घर पे गया, घर पे जाके मैंने मेरे उस दोस्त को फोन किया और पूछा कि भाई तुम लोग बच्चन हो ना? तो फिर उसने कहा हाँ बच्चन है। तो है ना, बच्चन तुम्हारी जाति है ना? तब उन्होंने कहा नहीं नहीं जाति नहीं है। उसने कहा, उसके दोस्त ने, कि मेरा एक्चुअली मेरे दादाजी जो है वो हरिवंश राय बच्चन के बहुत बड़े फैन थे। हम मूल रूप से, तो उसने बताया कि हम तो पता नहीं कोई है ना, कोई एक जाति बताई, हम मूल रूप से तो वो है, और मेरे दादाजी इतने बड़े फैन थे हरिवंश राय बच्चन साहब के कि साहब उन्होंने भी बच्चन नाम लगाना आरंभ कर दिया। तो उसके बाद में चूंकि हमारे दादाजी ने लगाया तो हमारे साहब है ना पापा और वो भी लगाते थे, चाचा वगैरह, और उसके बाद हम भी वही लगाते हैं, वरना हम मूल रूप से बच्चन नहीं है, हमारी जाति तो कोई अलग ही बताई उसने। फिर उसने कहा ऐसा हो सकता है हर शहर के अंदर या तो कोई अमिताभ बच्चन का फैन हो या फिर हरिवंश राय बच्चन साहब का फैन हो, तो वो बच्चन उपनाम लगाते हैं, वरना ये होती नहीं है वैसे मूल रूप से। वैसे ये सिकंदर लोधी जो था ये गुलरुखी नाम से लिखता था, ठीक है। ये भी था तो अल्लभी आदमी, क्यों गुलरुखी का मतलब है ना गुलाबी गालों वाला, तो इसको खुद को अच्छा लगता था। ये खुद ही कहता था देख मेरे गाल गुलाबी, तो गुलाबी गालों वाला, तो ये जो है वो गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं लिखता था। ही यूज्ड टू राइट पोएम्स विद द निकनेम या पेन नेम गुलरुखी। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। ही एस्टेब्लिश्ड आगरा सिटी एंड मेड इट हिज कैपिटल। तो इसने आगरा शहर की स्थापना की। उसके बाद में अपन बात करते हैं, यह एकमात्र सुल्तान था जिसने खुम्स में हिस्सेदारी नहीं ली। मैंने कहा था ना खुम्स मतलब लूट, ठीक है। लूट के अंदर सामान्यतः ऐसा होता था यदि सैनिकों को सैलरी नहीं मिलती थी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से पहले, तब 80% जो है वो सैनिकों में सब आपस में बढ़ता था और 20% सुल्तान को मिलता था। लेकिन चूंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सैलरी देना आरंभ किया, इसलिए खुम्स का रेशियो चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है, 20-80 कर दिया। 20 सैनिकों में बटेगा, 80% सुल्तान को मिलेगा। उसके बाद में जब जब सुल्तान ने सैलरी दी है तब रेशियो वही रहा है, और जब जब सैलरी नहीं दी है तब वो जो 80% सब है ना वो जो सैनिकों में बढ़ता था। लेकिन इसने बिल्कुल उसमें वो है ना 20% भी नहीं लिया, इसने का पूरा 100% जो है वो सैनिकों में बांट दो। इसने खुम्स में हिस्सेदारी नहीं ली। इसने सिकंदरी गज का प्रयोग किया, ठीक है। तो है ना सिकंदर लोदी was the only sultan who didn't take share from Khums and he used सिकंदरी गज यार्ड। सिकंदरी गज का इसने प्रयोग किया। He removed चुंगी टैक्स फ्रॉम ग्रेन्स। इसने अनाज से चुंगी कर को हटा दिया। इसने अनाज से, इसने कहा खाने पीने की चीजों के ऊपर भी टैक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए इसने कहा कि यहां से अनाज के ऊपर से भी चुंगी कर को हटा दिया जाए। इसका पसंदीदा वाद्य यंत्र शहनाई था। शहनाई एक किसी मूवी में गाना भी है शहनाई, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, हिज फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज शहनाई। तो शहनाई इसका पसंदीदा वाद्य यंत्र था। लज्जत सिकंदर शाही, संगीत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद। एक्चुअली संगीत के ऊपर इसको जितना संगीत की समझ में थी, और इसने और भी संगीत के ऊपर और भी कोई भी लिटरेचर देखा, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, तो उसका इसने जो है वो फारसी में अनुवाद करवाया था, उसका नाम था लज्जत सिकंदर शाही। लज्जत सिकंदर शाही। फिर एक है फरहंग ए सिकंदरी, ठीक है। तो लज्जत ए सिकंदर शाही इज पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ म्यूजिक लिटरेचर या कंपाइलेशन। फरहंग ए सिकंदरी आयुर्वेद ग्रंथों का फारसी में अनुवाद, ठीक है। फरहंग ए सिकंदरी इज पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ आयुर्वेदिक लिटरेचर। तो वो मैंने आपको कहा कि ये अच्छा दिखता था, लोग इसको अच्छे अच्छे कमेंट्स करते थे, ठीक है। तो उसने इसी के अनुसार जो है वो आयुर्वेदिक खूब सारे नुस्खे, सुबह तक पाए बिल्कुल काले घने गुंगराले बाल, तो ये इस प्रकार के नुस्खे पढ़ पढ़ के उनको ये इम्प्लीमेंट भी करता था। रात दिन उसी के अनुसार इसकी डाइट वाइट होती थी, खाना पीना सब उसके अनुसार ही चलता था, वैसे ही इसकी जो है वो लाइफ थी पूरी पूरी। फरंग सिकंदरी आयुर्वेद ग्रंथों का फारसी अनुवादन।
फिर इसकी धार्मिक नीति, अपन बात करते हैं सिकंदर की धार्मिक नीति की। सिकंदर के साथ में भी प्रॉब्लम वही थी जो फिरोज तुगलक के साथ में थी। सिकंदर की माता भी हिंदू थी। सिकंदर की माता हिंदू थी, इस कारण से लोग सिकंदर को भी थोड़ा यूं डाउटफुल नजर से देखते थे। ऑर्थोडॉक्स जो लोग होते थे, कट्टर जो लोग होते थे, उनको ये डाउट होता था कि यार इसकी माँ हिंदू है, यार क्या पता इसके ऊपर हिंदुओं का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। तो इसी कारण से इसने भी एक दिन अपने किसी आदमी को बुलाया और पूछा यार कि मतलब लोग मुझे ऐसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं, यार मेरी माँ जो है ना माता हिंदू है, क्या ही करें। तो फिर किसी ने कहा साहब आपसे पहले जो है वो फिरोज था ना, हाँ, साहब फिरोज की माँ भी हिंदू थी। तो लोग उसको भी जो है वो कट्टर मुस्लिम उसको ऐसे इस तरीके से देखते थे, सारे के सारे मुस्लिम नहीं, केवल कट्टर। तो फिर इसने साहब उनसे पूछा तो फिर बताओ फिरोज ने किया क्या। तो जब फिरोज ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगा दिया। इसने कहा चलो बढ़िया है। एक फिरोज ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाया। इसने कहा ठीक है ये भी। और एक इसने ज्वाला देवी मंदिर को तोड़वाया। इसने कहा चलो ठीक है। तो फिर इसने पूछा अब मैं क्या है, क्या ही करूं। तो आप भी कुछ ऐसा ही कर लो। तो इसने कहा चल ठीक है। तो फिर इसने कहा यार अब देखो ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अब मैं लगाऊं कैसे। तो इसने कहा चलो अपन और कुछ करते हैं। पर इसने अपने सैनिकों को कहा एक तो जाओ यार पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर अटैक करो ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई मैं भी पूरा पूरा कट्टर हूँ। एक फिर इसने कहा जाओ पुरी पे भी अटैक, सॉरी पुरी के अपने ज्वाला देवी मंदिर पे भी अटैक करो। पर फिर इसने कहा यार बहुत ज्यादा कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा, आने वाले समय में लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि एक्चुअली फिरोज ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाया, ठीक है, और इसके अलावा ज्वाला देवी मंदिर के ऊपर आक्रमण किया और ब्राह्मणों के ऊपर सब है ना जजिया लगाया। तो इसने कहा यार पूरा पूरा कंप्लीटली कट कॉपी पेस्ट तो होना नहीं चाहिए। तो फिर इसने कहा चलो कुछ नया करते हैं। तो क्या, तो क्या सब जगन्नाथ मंदिर पे अटैक करना ही है, तो वो डन हो जाएगा। फिर ज्वाला देवी मंदिर पे अटैक करना है, पर ऐसा करना वहां से वहां की जो मूर्ति है ना उसको तोड़ के लेके आना, और तोड़ के लेके आना के यहाँ पे जो है वो कसाईयों के अंदर वितरित कर देना। और फिर कसाईयों को बोलना उस मूर्ति के ऊपर जो है मांस को काट काट के सब बेचे, ताकि जो भी ऑर्थोडॉक्स जितने भी कट्टर लोग उनको लगेगा हाँ देखो ये देखो इनकी मूर्ति है देवी माँ की, उसके ऊपर तो मांस को काट रहे हैं लोग। तो फिर किसी ने कहा कि साहब वहां तो मूर्ति मतलब है ना होती नहीं है ज्वाला देवी मंदिर के अंदर, तो वहां तो वो तो पहाड़ है यार, पहाड़ के बीच में एक ज्वाला निकलती है, वहीं पे लोग पूजते हैं। किसने कहा कि ये जो कट्टर लोग होते हैं उनको कहाँ इतना नॉलेज होता है, तुम तो रास्ते में से कोई भी एक भाटा वाटा उठा के ले आना, उसको अपन यहाँ पे कसाईयों में बांट देंगे ताकि अपने मैसेज चला जाएगा कि हाँ भाई यही है। तो फिर उन्होंने कहा चल ठीक है। फिर वो किसी का सब वो क्या है क्या करना है ना वो सब है ना ब्राह्मण वाला। तो इसने उसके बारे में मैंने कुछ सोचा है। तो उसके बाद में इसने है ना सब ब्राह्मण को इन्वाइट किया एक दिन दरबार के अंदर, और ब्राह्मण को इन्वाइट करके इसने कहा कि ब्राह्मण एक बात बताओ आप कि इस दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। ब्राह्मण ने कहा साहब सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है वो है मानवता, इंसानियत। सिकंदर ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे देख यूं है ना बच मत प्रश्न से, मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दे। उसने कहा साहब यही है मानवता, ये कि जिस इंसान में इंसानियत है मानवता है वही सबसे बड़ा धर्म है। तो उसने कहा चल मैं तेरे को ऑप्शन देता हूँ दो, ये बता हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में है ना वो ज्यादा अच्छा कौन सा है। इसने कहा दोनों ही अच्छे हैं, धर्म सभी अच्छे होते हैं, धर्म कभी कोई बुरा होता भी नहीं। इसने कहा नहीं तेरे को ऑप्शन बताना पड़ेगा वास्तविकता में सही कौन सा है। इसने कहा सर मैंने आपको कहा ना वैसे वैसे तो है ना मानवता है और बाकी धर्म सारे अच्छे होते हैं, इसलिए मैं तो कभी किसी धर्म की सब आलोचना करता भी नहीं हूँ। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है कि जिसकी जिस तरफ आस्था हो वही धर्म अच्छा है। तो फिर सिकंदर ने कहा देख मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं, तू है ना बातों को घुमा रहा है, तेरे को तो वो सब बोलना ही पड़ेगा इन दोनों में से अच्छा कौन सा है। तो वो ब्राह्मण ने वापस वो की वो बात कही, मैं कितनी बार बताऊं सर, मैंने आपको कहा ना कि दोनों ही धर्म अच्छे हैं। सिकंदर ने कहा अंतिम बार बोल रहा हूं तुझसे, वरना मैं तुझे है ना मारूंगा, हत्या करवाऊंगा तेरी, तेरे को है ना बताना पड़ेगा इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। तब वो ब्राह्मण कहता है वैसे साहब श्रेष्ठ तो सारे ही धर्म होते हैं, लेकिन यदि आप केवल इस बारे में कि भी मैं ये है ना अपने मुंह से कहूं हिंदू धर्म अच्छा नहीं है इस्लाम धर्म ज्यादा अच्छा है, और इस बात पे आप मुझे है ना डरा रहे हो धमका रहे हो, तब तो लो मैं आपके सामने, आप भले मेरी हत्या करवा दो, मैं आपके सामने कहता हूं कि हिंदू धर्म अच्छा है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म इस प्रकार की हिंसा की बातें करता नहीं है जैसी आप कर रहे हो अभी। तो वो सिकंदर ने कहा जाओ इसको मार दो लज्जा के। सब इसने एक ब्राह्मण की हत्या करवा दी थी केवल इसलिए क्योंकि उसने सभी धर्मों को समान बताया था। ठीक है, सभी धर्मों को समान बताया। ये इसकी तो देखो फिरोज तुगलक और इसकी सिकंदर लोदी की दोनों की धार्मिक नीति ऑलमोस्ट है ना बराबर ही है।
बस फिरोज ने जो है वो ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया और सिकंदर ने जो है वो एक ब्राह्मण की हत्या करवाई, विशेषकर खुलेआम। वैसे तो सब कईयों की करवाई, पर एक को बिल्कुल ऐसे यूं दरबार के अंदर बुला के लंबा चौड़ी बातचीत करके, जैसा कि मैंने आपको बताया वो तो केवल टीजर था, तो वो इस प्रकार से उसकी हत्या करवाई थी। तो ये इसकी धार्मिक नीति है। तो अपन देखेंगे, ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति। इसकी माँ हिंदू थी, हिज मदर वॉज हिंदू, ठीक है। इसने एक ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया क्योंकि ब्राह्मण ने कहा था कि सभी धर्म समान होते हैं। He gave death penalty to a Brahman because he said that all religions are equal. इसने एक ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया क्योंकि उसने सभी धर्मों को समान बताया था, जबकि सिकंदर का प्रेशर था कि वो सब है ना हिंदू धर्म की आलोचना करे, पर उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा नहीं। इवन उसने सिकंदर को धमकाया, धमकाया नहीं मतलब इवन उसने सिकंदर से कहा, धमकाया तो सिकंदर ने था, उसने तो कहा कि यदि हिंसा अहिंसा की बात आ रही है, तब तो उसने कहा कि मेरा धर्म उल्टा ज्यादा अच्छा है, कि हम लोग इस प्रकार से बातें नहीं करते हैं। इसने एक ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया क्योंकि इसने सभी जो धर्मों को समान बताया था। ठीक है, इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तुड़वाया। He got destroyed जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, जो पहले चूंकि फिरोज ने भी करवाया था। इसने कांगड़ा के ज्वाला देवी मंदिर को तुड़वाया, कांगड़ा के ज्वाला देवी मंदिर को तुड़वाया। He got destroyed the Jwala Devi temple of Kangra. He got distributed pieces of idol of Jwala Devi among butchers. इसने ज्वाला देवी मूर्ति के टुकड़ों को कसाईयों में वितरित करवाया, है ना, कसाईयों में वितरित करवाया। महिलाओं के मजार जाने पर रोक लगाई। He banned prohibited women from going to the tomb grave. तो महिलाओं के मजार जाने पर रोक लगाई। इसने कहा महिलाएं आज के बाद में कभी मजार पर नहीं जाएगी। ये ज्वाला देवी टेम्पल जो है वो है कांगड़ा का, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट शासक का, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इसके अमीर इसके व्यवहार से नाराज हो गए थे। एक्चुअली मैंने आपको कहा ना कि भाई बहलोल लोदी ने अपने अमीरों को बहुत अच्छे से हैंडल किया। उसको पता था कि भाई अपने अमीरों के सामने ऐसे दादागिरी दिखाने की जरूरत नहीं है कि सिंहासन पे बैठना या इस प्रकार के एटीट्यूड दिखाना। इसलिए अपन तो जैसे अमीर राज्य होते हैं उसी हिसाब से रहो, और उनको केवल एक सेटिस्फाई करना होता है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो उसको है ना सिकंदर अपने पापा से कहता था कि प्लीज आप सिंहासन पे बैठो, तब वो मतलब साहब बहलोल कहता कि देख मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दे, तू मुझे तब तेरे साहब है ना वो जो तेरे तरीके से हैंडल करना। पर वो बहलोल ने साथ ही साथ उससे सिकंदर से कहा कि आदमी को अपना नेचर और सिग्नेचर बदलने का प्रयास वैसे नहीं करना चाहिए। जिस आदमी कहना किसी भी व्यक्ति को जैसे हैंडल कर सकता है उसी तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस बात पर साहब सिकंदर के अंदर तो ये टैलेंट था कि कैसे हैंडल करना है, लेकिन सिकंदर ने यही वाली शिक्षा अपने बेटे इब्राहिम को सिखाई, बिल्कुल ऐसे हैंडल करना होता है स्ट्रिक्ट तरीके से। तो सिकंदर के मरने के बाद में इब्राहिम लोदी ने अपने पापा को कॉपी किया। जब इसने कॉपी किया तो इसके सारे अमीर इससे नाराज हो गए। ठीक है, अमीरों को लगता था कि यार इसके अंदर इतने सब है ना लक्षण तो है नहीं, ये मतलब यूं ही हम लोगों को डांटता फटकारता है। तो इस कारण इसके व्यवहार से इसके अमीर सारे सब है ना नाराज हो गए थे। और इसी कारण से अब अधिकतर अफगान चाहते थे कि ये ना हट जाए और ये हटके कोई न कोई नया व्यक्ति जो है सब है ना सत्ता में आए, ताकि थोड़ा अच्छे से है ना वो सब पूरा शासन चले। तो इसके अमीर इसके व्यवहार से सब नाराज हो गए थे। इसके चाचा दौलत खान लोदी जो सब रिश्ते में लगते थे, और दूसरे अमीन खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया। तो उन लोगों ने मिलकर जो है सब बाबर को इनवाइट किया और बाबर को कहा कि आप आओ और इंडिया के ऊपर अटैक करो। एक्चुअली इसका दौलत खान लोदी का इंटेंशन ये था कि बाबर आएगा, बाबर इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करेगा तो इब्राहिम या तो हारेगा या फिर जीतेगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये है कि इब्राहिम जो है वो सब कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि हारेगा जीतेगा तो भी इसका नुकसान तो होगा ही होगा। उसके बाद बाबर वापस चला जाएगा, उसके बाद में अपन परिस्थितियों का फायदा उठाएंगे और सल्तनत के ऊपर अधिकार कर लेंगे। लेकिन जो सब जिस व्यक्ति को बुलाया था उसका नाम था बाबर। बाबर आया, बाबर ने कुछ छोटे मोटे एक दो सब किलों को जीता। उसके बाद में पंजाब आया, दौलत खान साहब लोदी ने उसको वहां पे वेलकम किया। वेलकम करके उसको वीआईपी गेस्ट के रूप में अपने पास में रखा और इब्राहिम लोदी के बारे में सारी जानकारियां उसको प्रोवाइड करवाई। साहब इब्राहिम ऐसा है, इब्राहिम ऐसे करता है, वैसे करता है। बाबर ने सारी बातें सुनी और साहब वो सब बाबर ने सारी बातें सुनने के बाद सब उसने है ना साहब है ना दौलत ने कहा
कि आप सर चिंता मत करो, हमारा फुल सपोर्ट है आपके साथ में, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये होगा वो होगा। बाबर ने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और धीरे धीरे बाबर ने जो है वो सारा इधर उधर का पता करके कि साहब किसके पास कितनी सेना है, मतलब किसके पास कितना सामान है, उसके अनुसार उसने पूरी अपने दिमाग के में एक कैलकुलेशन बिठाई। और कैलकुलेशन बिठाने के बाद में बाबर कहता है चलो अब है ना दिल्ली पे अटैक करेंगे। तब है ना वो जो है ना दौलत खां राजी हो गया, उसने हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ने कहा नहीं अटैक तो करेंगे, वो बाबर ने कहा पर अटैक करूंगा मैं, आप लोग नहीं। तो सब मतलब कैसे कि नहीं नहीं आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, बाकी और चिंता की कोई बात नहीं है। तो वो दौलत खान ने हाँ हमको समझे नहीं। तब वो उसने कहा बाबर ने कि एक सिंपल सा फंडा है कि इब्राहिम लोदी तुम्हारा भतीजा है, तुम लोग अपने है साहब है ना भतीजे के भी सगे नहीं हो, तो मेरे सगे तो कैसे होंगे। मेरे पास केवल आर्मी है, मेरे पास केवल पावर है, इसलिए तुम लोग मेरा है ना सपोर्ट कर रहे हो, मेरी हाँ में हाँ ही मिला रहे हो, लेकिन तुम लोग किसी के नहीं हो सकते। एक गद्दार हमेशा गद्दार रहता है, एक विश्वासघाती व्यक्ति हमेशा विश्वासघाती रहता है। तब वो सब दौलत खान को समझ में आता है कि अच्छा, और क्या तुम लोगों के ऊपर अब मैं ट्रस्ट करूंगा नहीं। तो उसके बाद में जो है वो बाबर ने दौलत खान के बेटे की, उसके परिवार की, सबकी हत्याएं करवा दी और कहा कि ये तो विश्वासघाती लोग है यार, ठीक है। तो उसके बाद बाबर जो है वो दिल्ली के ऊपर सब वो जो है ना दिल्ली पर अटैक होता है, इब्राहिम लोदी के साथ इसका युद्ध होता है, ठीक है। तो वो एक प्रसिद्ध युद्ध है जिसके बारे में अपन बात करेंगे कि सब इसको अपन लोग बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। ये युद्ध जो होता है वो होता है इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। और इसके अंदर जो है साहब इब्राहिम लोदी पराजित हो गया, और पराजित होने के बाद में इब्राहिम लोदी जो साहब है लड़ता हुआ मारा भी गया था, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी एक ऐसा व्यक्ति था जब तक जीवित था तब तक लोग उससे नफरत करते थे, इब्राहिम के बारे में कहते थे जब सब है ना ज्यादा भला नहीं है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है मार्केटिंग होती है, आज की तारीख में अपन देखते हैं खूब सारे ऐसे नेता है या खूब सारे ऐसे सेलिब्रिटी है जो पता नहीं इतने बुरे होते नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ मार्केट के अंदर वो इतना नेगेटिव मैसेज जाता है कि सब है ना वो सब लोग उनको बुरा ही मानते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जिनको लोग बहुत बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं, जबकि वास्तविकता में वो है ना वो सब इतने अच्छे होते भी नहीं है। तो ये सब मार्केटिंग है, एक मार्केटिंग अलग फ्लो है, उसका एक अलग प्रवाह है, उसके अनुसार सारा सारा ये जो पूरा फैक्टर चलता रहता है। तो इब्राहिम लोदी के बारे में सारे अब सब, हालांकि इब्राहिम लोदी के बारे में ऐसा माना जाता है उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, उसको एक्चुअली मतलब अपने वो जो मतलब सब जितने भी अमीर जितने भी अपने रिश्तेदार उनको सही तरीके से हैंडल करना आता नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी मार्केटिंग नेगेटिव कुछ ज्यादा ही हो गई थी। इसलिए सारे सैनिकों में आज की तारीख में तो हमारे पास फिर भी मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपन लोगों से मिलते रहते हैं, जैसा मोदी जी कैसे दिखते हैं, राहुल गांधी कैसे दिखते हैं, तो अपन उनको सुन सकते हैं, वो सब है ना वो सब मतलब अपन लोग उनको बोलता हुआ देखते भी है। लेकिन पहले के जमाने में जब ये टेलीविजन वगैरह नहीं होती थी तब तो लोगों के पास केवल ये खबरें ही आती थी कि जब ये ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो नेता है इस पार्टी के, फलानी फलानी पार्टी ऐसे नेता है, ऐसी उनकी विचारधारा है, तो अपन उन खबरों के माध्यम से एक इमेज जनरेट करते थे सब कैसे हैं वो। तो सब उस जमाने इब्राहिम लोदी के बारे में इतना गलत मैसेज चला गया था समाज के अंदर, ठीक है, हर किसी को लगता था अच्छा इब्राहिम, हर कोई कहता था अच्छा इब्राहिम तो गोनो है यार, मतलब जानवर है मतलब इब्राहिम तो। लेकिन साहब युद्ध के मैदान में ये पानीपत के युद्ध के बाद साहब युद्ध के बाद में इब्राहिम की इमेज जो एकदम से बदल गई थी, इब्राहिम एकदम से सब है ना मर के हीरो बन गया था। क्योंकि उस जमाने के अंदर जब भी युद्ध होते थे तो सुल्तान सारे के सारे युद्ध के मैदान से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर सब है ना पीछे खड़े रहते थे, ठीक है। कभी भी कोई सुल्तान ने युद्ध के अंदर हिस्सा लिए ही नहीं। पानीपत का सेकंड युद्ध पढ़ेंगे अपन जो था हेमू वर्सेस सब है ना अकबर, अकबर युद्ध के मैदान से 12 किलोमीटर पीछे खड़ा था, और वो तो केवल वहां पर युद्ध होता था। युद्ध होने के बाद में यदि जीतते थे तो अपनी तलवार निकाल के हवा में फहराते कहते मैं जीत गया, मैंने ये किया वो किया, ठीक है, बस ये केवल क्रेडिट लेना। और यदि हार गए तो कोई इनको सब है ना घुड़सवार आता था भागा हुआ और कहता साहब हम लोग युद्ध हार गए, तो वहीं से भाग जाओ पीछे से। तो सल्तनत काल के किसी भी सुल्तान ने युद्ध के अंदर प्रत्यक्ष रूप से फ्रंट पे आके कभी सामना नहीं किया, और ये लोगों को लगता था ये तो एक सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जहां पर सैनिकों को सबको लगता था कि भाई इसमें इब्राहिम लोदी में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन युद्ध जैसे स्टार्ट होने वाला था इब्राहिम लोदी स्वयं अपने घोड़े पर बैठकर, ठीक है, सेना के बीचों बीच पहुंचा, इवन सेना के फ्रंट में पहुंचा। तब लोग हक्के बक्के हो गए और लोगों ने कहा कि सुल्तान खुद लड़ेगा। तब इब्राहिम ने कहा बिल्कुल लड़ेगा सुल्तान, सुल्तान भी तो तुम में से एक ही है।
यदि तुम लोग यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो तो मैं क्यों नहीं, इसलिए मैं भी लड़ूंगा। तब लोगों की एकदम से इमेज ही चेंज हो गई, एकदम से लोगों की जो सोच थी वो ही एकदम से चेंज हो गई। यार अपन जिस इब्राहिम को आज तक कबूतर, जानवर, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, और वो यार देखो मतलब कंधे से कंधा मिला के खड़ा है अपने साथ में। तो लोगों ने कहा यार ये तो है। अब सब पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर ने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी का प्लान किया था, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे जब अपन बाबर के बारे में पढ़ेंगे तब। तो वो सब इब्राहिम लोदी की सेना उसमें गिर गई सब चारों तरफ से, और इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना से बहुत ज्यादा बड़ी थी। लेकिन एक्चुअली इब्राहिम लोदी खुद भी अच्छा कमांडर नहीं था और ना ही इसके पास में कोई अच्छा कमांडर था, इसलिए इसमें इब्राहिम लोदी बुरे तरीके से हारता है। कैसे हारता है वो अपन देखेंगे बाद में जब अपन पढ़ेंगे बाबर के बारे में। तो वो सब जैसे इसकी इब्राहिम लोदी की सेना चारों तरफ से गिर जाती है, हार जाती है, तो उसके बाद में भागते हैं तो कुछ लोग आते हैं इब्राहिम के पास में, इब्राहिम को कहते हैं सर प्लीज अब आप लोग प्लीज अब आप रुको। इब्राहिम कहता है नहीं नहीं, है ना, पीछे नहीं हटना है। तो वो सैनिकों ने कहा साहब अब कुछ नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है पीछे, एक्चुअली अपन लोग युद्ध हार गए हैं, चलो भागते हैं अभी एक बार, बाद में देखेंगे जो भी करना है। इब्राहिम ने कहा नहीं, मैं यहीं पे लड़ूंगा। तो इब्राहिम और इब्राहिम के कुछ खास लोग थे, वो अंतिम समय तक लड़ते रहे, और लड़ते हुए वही युद्ध के मैदान में सब मर गया वो लड़ते लड़ते। तो जो सैनिक यहाँ से भाग के गए थे ना, उनकी नजर में इब्राहिम की रेस्पेक्ट एकदम से बढ़ गई थी। उन्होंने कहा यार अपन उसको पता नहीं क्या क्या समझते थे, लेकिन वो यार इतना बहादुर से लड़ा। तो सल्तनत काल के अंदर एकमात्र सुल्तान जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया था वो था इब्राहिम लोदी। वो कौन था? इब्राहिम लोदी। ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो अपन देखते हैं यहाँ पे इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 तक इसका टेन्योर था। इसके अमीर इसके व्यवहार से नाराज हो गए थे। इसके चाचा दौलत खान लोदी और अमीन खान लोदी ने सब है ना बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए इनवाइट किया, ठीक है। हालांकि इसका एक कथन होता था, इसको मतलब है ना कई बार कहते थे कि भाई है ना तेरे अमीर जो तेरी सब है ना रेस्पेक्ट करते नहीं है। तब ये कहता था यूं ओवर कॉन्फिडेंस में कि मेरे अमीर मेरी तो छोड़ो, मेरा जो शाही खेमा होता है ना, टेंट होता है ना, उसका भी सम्मान करते हैं, जैसे अपन लोग नहीं करते। कभी आप कभी किसी भी कोई धार्मिक स्थल से ये मतलब है ना आगे से निकल रहे हो अपनी बाइक में, कार में कैसे भी, तो आप एकदम से उसको यूं फटाक से करते हो नमस्ते, लो एक बार हाथ तो जो सब जोड़ती है। तो इसने कहा कि मेरे अमीर जो है ना मेरे शाही खेमे मतलब मेरे टेंट का भी सम्मान करते हैं। ये इसका एक डायलॉग था, का सम्मान करते हैं, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ तथा युद्ध मैदान में मारा गया। युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ जो है वो सब मारा गया। तो इसी के साथ आपके जो सल्तनत काल का एक चैप्टर, जितने भी सल्तनत काल के वंश है वो सारे समाप्त होते हैं। और आगे जो अपन पढ़ेंगे सल्तनत काल की स्थापत्य कला, वो अपन पढ़ेंगे जो है वो आपके नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, धन्यवाद।